नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। आज किसी भी विषय पर बातचीत करने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, शायद आप देख पा रहे होंगे। इस तस्वीर में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी हैं। ये तस्वीर है धनखड़ की जो उम्मीदवारी की जो घोषणा हुई उससे चंद दिनों पहले की। दार्जिलिंग के गवर्नर गेस्ट हाउस में एक गुप्त मीटिंग हुई और इस मीटिंग में बंगाल, असम दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और बंगाल के राज्यपाल मौजूद थे। उस मीटिंग के में कुछ ऐसा हुआ है कि इस मीटिंग के तुरंत बाद जगदीप धनखड़ कोलकाता न जाकर सीधे दिल्ली जाते हैं और वो अमित शाह से मुलाकात करते हैं। अगले दिन उनके नाम की उनकी उम्मीदवारी की घोषणा हो जाती है और ममता बनर्जी छूटते ही कहती है कि मैं जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में समर्थन करती हूं। और ये कहवाया किससे? अगर पार्टी का कोई दूसरा नेता बोलता तो शायद उतना इफेक्टिव नहीं होता। ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिजीत मुखर्जी, उन्होंने आगे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात की घोषणा की। अब आप सोचेंगे कि ये मामला मैं क्यों बोल रहा हूँ। इस मामले के तार सीधे सीधे बंगाल, झारखंड और बिहार से जुड़े हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद बंगाल में जो ममता के मंत्री हैं पार्थो चटर्जी, उनके यहाँ छापेमारी होती है। उनकी नज़दीकी सहयोगी अर्पिता के यहाँ से 21 करोड़ रुपए बरामद होते हैं और आज फिर एक और फ्लैट में उनकी छापेमारी होती है और यहाँ से भी भारी मात्रा में कैश, गोल्ड और दस्तावेज मिलने की सूचना है। अब पैटर्न देखिए, झारखंड में जो ईडी की कार्रवाई चल रही है उसमें पहली छापेमारी में 19 करोड़ रुपए बरामद हुए पूजा सिंघल के यहाँ से। उसके बाद जब साहेबगंज में छापा मारा गया तो ऑफिशियल फिगर ये है कि करीब 11 करोड़ रुपए बरामद हुए। लेकिन उसके साथ ही हम ये बात भूल जाते हैं कि जो पंकज मिश्रा, जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं, उनके अलग अलग खातों में करीब 30 करोड़ रुपए थे, जिसे भी सीज कर लिया गया। और आज फिर एक जहाज़ पकड़ा गया है जिसे दाहू यादव या राजेश यादव चलाते थे और उस जहाज़ की कीमत बताई जा रही है कि करीब 30 करोड़ का माल पकड़ा गया है वहाँ। तो पंकज मिश्रा के अकाउंट के 30 करोड़, ये जहाज़ 30 करोड़ का, और जो 11 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हुई थी पहले दिन साहेबगंज में छापेमारी की, तो करीब 70-71 करोड़ रुपए या उतनी के रकम का कुल प्रॉपर्टी जो अवैध है उसे आप मान सकते हैं। और इसमें 19 करोड़ आप पूजा सिंघल के जोड़ दीजिए तो करीब 100 करोड़ के आसपास का ये मामला बनता है। और इसीलिए ईडी ने जो अपना प्रेस रिलीज जारी किया था उसमें ये कहा था कि करीब 100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस की वो जांच कर रही है। अब ये बिहार थोड़ा हम बढ़ते हैं। जो लालू यादव के निकट सहयोगी हैं भोला यादव, ओएसडी हैं, अब उन्होंने कैसे घोटाला किया और क्या रिश्ता है बिहार, बंगाल और झारखंड का। तो पहले मैं ये पूरा मामला बता देता हूँ कि भोला यादव वाले मामले में हुआ क्या था। जब लालू यादव रेल मिनिस्टर थे तो भोला यादव उनके ओएसडी हुआ करते थे और करीब 40 प्रॉपर्टीज लालू यादव या उनके परिवार वालों ने लिखवाई थी और गवाह के रूप में उसमें भोला यादव के दस्तखत हैं। अब एक उदाहरण मैं बता देता हूं कि एक पटना में नगर निगम में एक खलासी थे, उनका नाम था हृदयानंद चौधरी। अचानक हृदयानंद चौधरी की आत्मा जागती है और वो लालू यादव की जो चौथी बेटी है हेमा यादव, उसके नाम पे पटना में प्राइम लोकेशन की अपनी करीब 8 डिसमिल ज़मीन लिख देते हैं और वो कहते हैं कि मैं हेमा यादव से बहुत प्यार करता हूँ, वो मुझे बेटी की तरह मानता हूँ, इसलिए मैंने लिख दिया। लेकिन जब थोड़ी सी तहकीकात आगे बढ़ती है तो पता चला कि ये हृदयानंद चौधरी की तो ये ज़मीन थी ही नहीं। ये ज़मीन थी किसी विष्णुदेव राय की।
और विष्णु राय देव के जो पोते थे पिंटू कुमार, 2008 में उन्हें वेस्टर्न रेलवे में एक नौकरी लगी थी और विष्णु राय ने वो ज़मीन मुफ्त में हृदयानंद चौधरी को लिख दी और हृदयानंद चौधरी ने वो ज़मीन लालू यादव की बेटी के नाम कर दिया। इतना ही नहीं, करीब और भी कई ज़मीनें लिखवाई गई हैं लालू परिवार के द्वारा, जिसमें कांति सिंह ने भी अपनी ज़मीन दी है, रघुनाथ झा ने अपनी ज़मीन दी है। तो कुल मिलाकर ये प्रॉपर्टी बनती है करीब 55 करोड़ रुपए की। तो करोड़ तो आजकल ऐसे बोला जा रहा है कि पता नहीं कहाँ से आ गया। और ये सारे मामले की जांच जो ईडी कर रही है उसमें एक लिंक है, कॉमन लिंक। मैंने शुरुआत में आपको बताया कि जगदीप धनखड़ को ममता बनर्जी ने समर्थन दे दिया और उसमें कहानी ये भी है कि सोनिया गांधी ने करीब 4-5 बार फ़ोन करने की कोशिश की ममता बनर्जी को और ममता बनर्जी उनका फ़ोन पिक नहीं कर रही थी। इसके बाद शरद पवार ने भी उन्हें फ़ोन करने की कोशिश की, उनका भी फ़ोन नहीं उठा रही थी। वंस कमिटेड ऑलवेज कमिटेड। और इसी तरह ममता बनर्जी ने पहले भी किया था, एक बार याद होगा कि मुलायम सिंह यादव वाला प्रकरण की कैसे मुलायम सिंह या ममता बनर्जी ने कहा था कि हम इनको समर्थन देंगे, अंत में विड्रॉ कर गई थी। कुछ वैसा ही मामला अब झारखंड में बन रहा है और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी प्रकरण चल रहा है, पंकज मिश्रा, अभिषेक पिंटू, तो फिज़ा में ये सवाल तैर रहे हैं कि अगला नंबर किसका, अगला नंबर किसी का हो, हमें उससे मतलब नहीं। हमें मतलब है कि हेमंत सोरेन का बदला हुआ रुख। केंद्र की सरकार पर न हेमंत सोरेन अटैक कर रहे हैं अभी, आज की तारीख में ममता बनर्जी अटैक नहीं कर रही है और तेजस्वी यादव जो कुछ दिनों पहले तक काफ़ी आक्रामक थे, अब वो भी बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं। तो आखिर चल क्या रहा है? ये तीनों सबसे मुखर विरोधी थे अगर ईस्ट इंडिया की बात की जाए तो। और मैंने पहले भी बोला कि मोदी के फोकस में जो विधानसभा चुनाव होने हैं गुजरात के, मध्य प्रदेश के, हिमाचल के, वो तो हैं ही, लेकिन अगले लोकसभा चुनाव के टारगेट को देखते हुए, मिशन 2024 को देखते हुए ईस्ट इंडिया, क्योंकि एक बीजेपी के रणनीतिकारों के मन में एक है कि हमने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नॉर्थ वेस्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और इस बार गुंजाइश है कि वहाँ हम कुछ लूज़ करें। तो वो गेन कहाँ से कर सकते हैं? तो वो पूर्वी भारत से कर सकते हैं। वो चाहे बंगाल हो जाए, उड़ीसा हो जाए, तेलंगाना हो जाए, झारखंड हो जाए, क्योंकि यहीं से अगर हमारी सीटें बढ़ेंगी तो वो वहाँ से मैनेज होगा। और इसी को लेकर ये रणनीति बनाई जा रही, चाहे द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की बात की जाए। अब मैं बात करता हूँ जी, ये ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, इन लोगों के रुख में जो परिवर्तन आया है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगले कुछ महीनों में अगर इन तीनों राज्यों की राजनीतिक फिज़ा कुछ बदली सी नज़र आए। हो सकता है कि ममता बनर्जी केंद्र की भाजपा सरकार पे आक्रमण करना ही बंद कर दे। हो सकता है, इस बात की संभावना है और कई राजनीतिक जानकार बताते भी हैं कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन रुख बदले या न बदले, लेकिन कुछ ऐसा रास्ता जरूर अख्तियार करे कि वो केंद्र सरकार के, जिसको कहते हैं फॉलिंग इन लाइन, वो आ जाए। और यही हाल तेजस्वी यादव का भी होने वाला है। तो इन तीनों राज्यों को साध कर जहां कोई प्रबल विरोध ना हो और ये तीनों कांग्रेस के उतने करीब न नजर आए, या 2024 में विपक्षी जो गोलबंदी, विपक्षी एकता की बात की जाती है, वो उतना प्रखर होकर आक्रामक न हो, इसी रणनीति पर काम किया जा रहा है। और जनता भी देखेगी कि अगर बिखरा हुआ विपक्ष है, अगर ईस्ट इंडिया की बात करें तो बंगाल की ममता बनर्जी अगर अटैक नहीं कर रही है, और इस बात के थोड़े से भी चांसेस हैं कि 2024 या उसके बाद ममता बनर्जी किसी न किसी प्रकार केंद्र सरकार को सहयोग करेगी, एनडीए सरकार को, तो एक चांस बनता है। इसी तरह हेमंत सोरेन के बारे में भी कहा नहीं जा सकता कि फ्यूचर में क्या होगा। वो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन कितना लंबा रहेंगे और कब तक रहेंगे? कहीं 2024 में कुछ खेल तो नहीं होगा या फिर इनडायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग तो नहीं होगा। तेजस्वी यादव के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार, जिस तरह से कहा जा रहा है कि खटास बढ़ रहे बीजेपी के साथ और वो कुछ दाव चलने के मूड में है, तो एक दाव ये भी है कि जो आरजेडी है उसके साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाई जाए ताकि नीतीश को मात दिया जा सके। तो आगे आने वाला वक्त बेहद दिलचस्प है
फिलहाल आप ईडी द्वारा पकड़े गए नोटों को गिनते रहें, क्योंकि ये सिलसिला अभी लंबा चलने वाला है। नमस्कार।